अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। अब लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आज का है वो हमारे पास क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसका इन्वर्स हमारे पास पॉसिबल होता है। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं ये बात करता हूँ कि हम लोगों ने जो अभी तक मेथड पढ़े इन्वर्स निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल एक अगर लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिससे नाम दे देते हैं A इज़ इक्वल्स टू 1 2 1 2 5 0 एंड 3 3 एंड 8। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स A है। ठीक है, इस मैट्रिक्स A के अंदर जब भी हमने इन्वर्स कैलकुलेट करना होता था तो हम क्या कर रहे होते थे, यहाँ पे अपना एक फॉर्मूला हमारे पास इन्वर्स का होता था, A इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ द मैट्रिक्स। सही है, अगर मैट्रिक्स का नाम A है तो मॉड्यूलस ऑफ A बन जाएगा और एडजॉइंट ऑफ A बन जाएगा। तो हम ये अप्लाई करते थे, इसका इन्वर्स कैलकुलेट कर लिया करते थे। ठीक है, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे कि हमने इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द मेथड जिसे कहा जाता है रॉ ऑपरेशन। ठीक है, रॉ ऑपरेशन के ज़रिए हम जो है इन्वर्स अपना कैलकुलेट करेंगे। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बाय यूजिंग रॉ ऑपरेशन। अब ये रॉ ऑपरेशन किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है उसे एज इट इज़ आप कॉपी डाउन करोगे, लाइक 1 2 3 2 5 3 1 0 8। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपना एक आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स लिख देना है, लाइक 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब हुआ ये कि अगर मैं एक लाइन बीच में इन दोनों मैट्रिक्स के ड्रॉ कर देता हूं तो ये एक कंप्लीट मैट्रिक्स मेरा बनता है। और इस कंप्लीट मैट्रिक्स का मेरे पास जो है ऑर्डर जो है वो क्या बन गया, 3:6। यानी इसके अंदर मेरे पास 3 रोज हैं और यहाँ पे 6 कॉलम हैं। सही है, 3 रोज कैसे मेरे पास, अगर आप देखें तो दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकंड रो एंड दिस इज योर थर्ड रो कंप्लीट। और अगर 6 कॉलम है तो 1 2 3 4 5 6। अब होता क्या है, लेट सपोज ये मैं इसे सॉल्व करता हूँ जैसा हमारे पास रॉ ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, और जब इन्वर्स निकल के आएगा, जब मेरे पास इसकी फॉर्मेशन बता देता हूँ कि मेरे पास मैट्रिक्स की जो पोजीशन हो जाएगी वो क्या है कि ये वाला जो मेरे पास कंप्लीट, ये जो कंप्लीट आइडेंटिटी यानी ये जो मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स है ये पूरा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और फिर आपके पास कोई ना कोई यहाँ पे मेरे पास राइट हैंड साइड पे मेरे पास कुछ ना कुछ टर्म्स होंगी, लेट सपोज इन द फॉर्म ऑफ ABC, कुछ भी हो सकती हैं। ABC कोई टर्म्स हैं और DEFGHI, ये मेरा कंप्लीट मैट्रिक्स। तो ये वाला जो कंप्लीट मेरे पास पोर्शन होगा, दिस पोर्शन इंडिकेट्स यू और टेल यू अबाउट द इनवर्स ऑफ द पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैंने एक आपको सिंपल एक फॉर्मेट बता दिया कि आपके पास जो राइट हैंड साइड पे ये जो मेरे पास कंप्लीट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, ये पूरा का पूरा शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, और जब ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास जाहिर है राइट हैंड साइड पे अब कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी मैट्रिक्स की। ठीक है, तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स बनेगा जो 3:3 का यानी 3 रोज और 3 कॉलम का जो मैट्रिक्स बनेगा, ये आपके पास इसका इन्वर्स होगा। सही है, ये एक जनरल फॉर्मेट में आपको बता दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेट सपोज हमें ये पता है कि मेरे पास अब जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या है। ये मैट्रिक्स सबसे पहले अपने पास नोट डाउन करते हैं, लाइक 1 2 3 2 5 3 1 0 8। और ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मेरे पास एक कंप्लीट मैट्रिक्स है। सही है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हम काम करेंगे वो क्या है कि अब हमने
गॉस जॉर्डन अप्लाई करना है। गॉस जॉर्डन किस पे अप्लाई करना है? जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा का पूरा मैट्रिक्स है, जो 3:3 का मैट्रिक्स है, सही है। इसके ऊपर गॉस जॉर्डन, गॉस जॉर्डन पहले सबसे पहले आपके पास क्या कहता है कि मेरे पास लीडिंग वन होना चाहिए, तो ये लीडिंग वन आपके पास पहले ही बना हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि लीडिंग वन के नीचे वाली जो टर्म है इसे जीरो बनाना है। तो ये जो सेकेंड रॉ के मेरे पास पहली टर्म है, इसको जीरो बनाने के लिए मैं क्या काम करूंगा कि मल्टीप्लाई R1/2 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम, चेंजिंग किस में करनी है मैंने? R2 में, तो R2 में से सब्ट्रैक्ट होगा। जब R2 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा मेरे पास? लेट सपोज R2 हमारे पास किस तरीके से आ जाएगा? इस तरीके से। R2 आप पहले लिखोगे जिसमें चेंजिंग होती है 2 5 3 0 1 0, और मल्टीप्लाई R1 को 2 से करना है तो 2 4 6 2 0 0। जब आप साइंस चेंज करोगे लाइक दिस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, साइन चेंज होगा, तो आपके जो फाइनल आंसर आएंगे 0, 5 - 4 इज़ 1, 3 - 6 इज़ -3, -2 1 एंड 0। तो मेरे पास ये जो चेंज हुआ ये किस तरीके से हो गया? अब मेरे पास जो चेंजिंग आ गई वो आ गई सेकेंड रो में, सही है। तो फर्स्ट एज इट इज नोट डाउन होगा 1 2 3 1 0 0, सेकेंड बन गया 0 1 -3 -2 1 0, और लास्ट आपके पास एज इट इज कॉपी डाउन हो गया, ठीक है। अब जो आपने करना है वो अगले स्टेप में नेक्स्ट क्या काम करना है कि ये वाला जो मेरे पास है, ये जो फर्स्ट था लीडिंग वन के नीचे, ये तो जीरो हो गया। अब जो नेक्स्ट वन है इसको भी मैंने जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर चेंजिंग किसके अंदर करनी है? R3 में करनी है ना। तो सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R3, क्योंकि R3 हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से यहाँ पे लिखूंगा? R3 मेरे पास यहाँ पे क्या है? 1 0 8 0 0 1, ये R3 है, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपने किस में से? 1 2 3 1 0 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे साइंस इसमें चेंज हो जाएंगे सारे, सब्ट्रैक्शन है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये हो जाएगा 0 -2 8 - 3 इज़ 5 -1 0, और लास्ट वन इज़ 1। तो जो चेंज आया मेरे पास वो किसके अंदर आएगा? R3 में आएगा। तो R1 और R2 एज इट इज़ कॉपी डाउन होगा, 1 2 3 1 0 0 0 1 -3 -2 1 0, और लास्ट आया 0 -2 5 -1 0 और 1, सही है। ये हो गया हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द सेकेंड रॉ, और सेकेंड रॉ के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो है लीडिंग वन इस पूरी रॉ में है या नहीं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास पहला जो नॉन ज़ीरो हमारे पास है वो लीडिंग वन है, ठीक है। जब लीडिंग वन मौजूद है तो हमने क्या करना है? अब उसके नीचे वाली टर्म को देखना है, जो ये है इसे हमने ज़ीरो बनाना है, सही है। तो इसे ज़ीरो बनाने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या कर सकते हैं कि अगर मैं लिखूँ मल्टीप्लाई R2 बाय -2 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम, चेंजिंग किस में करनी है? R3 में करनी है, तो एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम R3, सही है। तो जब R3 में आप अपनी चेंजिंग कर रहे होगे तो आपके पास R3 ऊपर लिखा जाएगा। R3 आपके पास क्या हो गया? 0 -2 5 -1 0 और 1, ये आ गया। और R2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 0 -2 +6 +4 -2, और ये हो जाएगा 0। अब साइंस क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो साइंस आपके सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 0, देन अगेन 0, 5 - 6 इज -1, -5 -1 एंड -4 इज -5, देन +2, और ये जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, सही है। तो चेंजिंग जो हमारे पास आ गई वो किसके अंदर आ गई? R3 में चेंजिंग आ गई। तो हम अपना मैट्रिक्स अगेन नोट डाउन करते हैं। मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3 1 0 0, रॉ 1 एज इट इज, रो 2 0 1 -3 -2 1 0, रो 2 एज इट इज, रो 3 चेंज हुआ है तो 0 0 -1 -5
देन 2 एंड देन 1। ये मेरे पास हो गया, ठीक है। लास्ट हम क्या काम कर रहे होते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डायगनल की अगर वैल्यूज़ देखें तो ये हमें क्या चाहिए, +1 चाहिए। तो हम R3 को डिवाइड करवा देते हैं किससे, -1 से। तो जब मैं R3 को डिवाइड करवाता हूँ, डिवाइड रो 3 बाय -1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 2 3 1 0 0 एज इट इज, 0 1 -3 -2 1 0, देन 0 0 1 5 -2 एंड -1। ये हमारे पास आ गया, सही है। यहां तक का जो मेथड कहलाता है, एज वी ऑल नो दैट दिस इज नोन एज द गॉसियन एलिमिनेशन, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, गॉस जॉर्डन अप्लाई करना है। तो गॉस जॉर्डन क्या कहता है कि रिमेनिंग जो ऊपर वाली टर्म्स हैं, ये तीनों की तीनों, इन तीनों को आपने क्या बनाना है, 0 0 0 बनाना है। तो सबसे पहले जो चेंज होगी टर्म जिसे आपने 0 बनाना है, वो आपके पास हमेशा ये वाली टर्म है, ठीक है, सेकेंड कॉलम वाली जो टर्म होती है। तो इसको अगर मुझे 0 बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, डिवाइड, पहले लिखूंगा मल्टीप्लाइबल के, मल्टीप्लाई R2 by 2 and subtract it from, चेंजिंग किस में, R1 में, तो R1 आ जाएगा, सही है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे R1 ऊपर लिखा जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3 1 0 0। और फिर आपने क्या करना है अगले स्टेप में, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 0 2 -6 -4 2 और 0। सब्ट्रैक्शन है, साइंस चेंज होंगे, प्लस माइनस प्लस 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 माइनस, 1 0 6 + 3 is 9 4 + 1 is 5 -2 एंड 0। तो जो चेंजिंग आई वो किस में आ गई, मेरी R1 में चेंज आया। R1 क्या हो गया अब मेरे पास, 1 0, अगला मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, 9, ठीक है, देन 5, देन -2 एंड देन 0। और जो रिमेनिंग टर्म्स, रिमेनिंग रोज थी वो रो 2 और रो 3, तो 0 1 -3 -2 1 0 एंड 0 0 1 5 -2 -1। अब जो नेक्स्ट टर्म मैं चेंज करूंगा वो हमारे पास क्या है, कॉलम 3 के अंदर ये ऊपर वाली टर्म हमारे पास, यानी रो 3 का जो लीडिंग 1 ये मेरे पास है, इसके ऊपर वाली टर्म, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। अब मैंने जो अगले स्टेप में काम करना है, इसको 0 बनाना है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि मल्टीप्लाई R3 बाय -3 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम R2। R2 में से सब्ट्रैक्ट करवाना है, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, R2 आप ऐसे लिखोगे 0 1 -3 -2 1 और 0। और जब इसे R3 को मल्टीप्लाई करवाओगे किस में आप, -3 से, तो 0 0 -3 और -15 और ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +3। साइंस चेंज हो जाएंगे सारे क्योंकि सब्ट्रैक्शन मेरे पास है। तो ये जो हो जाएगा वो 0 1 3 प्लस और ये हो गया 0, 15 -2 is 13 और -5 और ये हो जाएगा -3। तो जो साइन चेंज हुआ यानी मेरे पास जो चेंजिंग आई वो किसके अंदर आई, R2 के अंदर चेंजिंग आई। तो R1 में एज इट इज लिखूंगा 1 0 9 5 -2 0 और R2 बन गया 0 1 0 13 -5 -3 और R3 एज इट इज आ गया 0 0 1 5 -2 -1, सही है। अब जो हमारे पास लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है कि हमने इस टर्म को 0 बनाना है। जब इसको 0 बनाना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई R3 बाय 9 एंड सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम R1। तो यहां पे हमारे पास R1 में चेंजिंग है तो R1 एज इट इज आ जाएगा 1 0 9 5 -2 0
और जब मल्टीप्लाई 9 को करोगे तो R3 से, तो ये हो जाएगा 0 0 9 एंड 9 5 ज़ा 45, देन 9 2 ज़ा 18 दैट इज -18 एंड 9 1 ज़ा 9 तो हो जाएगा -9. साइन चेंज सारे, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव. तो 1 0 0 -5 45 एंड पॉजिटिव 5 इज -40 प्लस 18 एंड दिस वन इज -2 इज पॉजिटिव 16 एंड दिस इज पॉजिटिव 9. तो हमारे पास जो आया चेंज होके फर्स्ट रॉ चेंज हुई है वो 1 0 0 -40 16 एंड 9 ये आया. R2 एज इट इज 0 1 0 13 -5 एंड -3 और R3 एज इट इज 0 0 1 5 -2 एंड -1. अब अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप ये ऑब्जर्व करो कि ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन एज इट इज़ मेरे पास जो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे था वो कॉपी डाउन हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट थी जो हमने बनाना था. ठीक है, और ये जो पूरा कहलाएगा दैट इज नोन एज द इनवर्स, यानी जो मैट्रिक्स ए था तो ए इनवर्स हो गया ये मेरे पास. सही है, तो हमारे पास जो आंसर आया फाइनली ए इनवर्स का, तो वो हमारे पास क्या क्या बन गया, वो हमारे पास है -40 16 9 13 -5 -3 5 -2 एंड -1. ये हमारे पास ए इनवर्स कैलकुलेट हो गया बाय यूजिंग द मेथड विच इज नोन एज द रॉ ऑपरेशन. आई होप कि आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा इनवर्स कैलकुलेट करने का. ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस मैं आपको बता देता हूं कि बहुत दफ़ा ये चीज़ लाजमी नहीं होती कि आपका इन्वर्स कैलकुलेट हो. ठीक है, लेट सपोज अगर मेरे पास कोई भी एक रो, फॉर एग्जांपल एनी रो या एनी कंप्लीट रो लिख लें आप, कंप्लीट रो इज 0. ठीक है, तो ये कहलाता है इनकंसिस्टेंट. Inconsistent, hence inverse is not possible. ये याद रखिएगा आप. ठीक है, अगर कोई भी एक रॉ कंप्लीट 0 हो गई मेरे पास तो वो मेरे पास इनकंसिस्टेंट कहलाता है और इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता. मेक श्योर ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास. ठीक है, ओके मूविंग ऑन. अब हम चलते हैं हमारे पास अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम. सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि लीनियर सिस्टम मेरे पास जितनी लीनियर सिस्टम मेरे पास जो है उसके अंदर जितने अननोन वेरिएबल्स हैं वो कैलकुलेट करने. ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि लीनियर सिस्टम होता क्या चीज़ है. लेट सपोज मेरे पास अगर एक इक्वेशन लिखी हुई है, फॉर इंस्टेंस x1 + 2x2 = 3, देन ये मेरे पास जो कहलाएगी दिस इज नोन एज इक्वेशन 1, यानी एक इक्वेशन है. अगर लेट सपोज मैं दूसरी इक्वेशन लिखता हूं 2x1 - x2 = 6, दिस इज नोन एज इक्वेशन 2. और ये जो कंबाइन कहलाता है दिस इज नोन एज द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. अब इसे जो कहा जाता है वो लीनियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप एक चीज देखें तो यहां पे मेरे पास जितनी पावर्स हैं, चाहे x1 की पावर है वो भी 1, यहां भी x1 की पावर 1, x2 की पावर भी 1 और यहां भी x2 की पावर 1. तो ऐसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स जिनकी पावर हाईएस्ट पावर 1 होती है वो कहलाते हैं लीनियर. तो इसलिए इसको कहा जाता है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो नया टॉपिक है इसके अंदर बेसिकली है क्या चीज़ के मेरे पास 3 4 या 2 3 जितनी इक्वेशंस गिवन होंगी, एक से ज़्यादा होंगी, तो उसे लीनियर सिस्टम कहा जाता है. तो आपने सॉल्यूशन निकालना है पर्टिकुलर लीनियर सिस्टम का, यानी उसमें जितने अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. ठीक है, यहाँ पे जो आपने कैलकुलेट करनी है सिस्टम सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम, वो हमारे पास बाय यूजिंग जिस मेथड से यूज करना है विच इज नोन एज बाय यूजिंग
द इनवर्स, जो भी नाम है, लेट सपोज मैंने ए मैट्रिक्स दे दिया नाम, तो ए इनवर्स के जरिए आपने उसकी कैलकुलेशन अटेम्प्ट करनी है। सही है, क्लियर? तो अब जरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल्स टू 5, देन 2x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 equals 3, then x1 plus 8x3 equals 17। सही है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशंस है, यानी एक आपके पास लीनियर सिस्टम मौजूद है। सही है, इसमें वो ये कहता है आपके पास यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। सही है, लेकिन कंडीशन उसने आपको एक दे दी। वो कंडीशन ये दी कि उससे कहा कि ax इज इक्वल्स टू b है, तो आप मुझे यहां पे x कैलकुलेट करके बता दें। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से वाजे कर दूं कि ये हमारे पास यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 ax इज इक्वल्स टू b, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 xa इज इक्वल्स टू b। अब क्वेश्चन, और दोनों से डिफरेंट आंसर आएंगे। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, लेट सपोज अगर ये पार्ट 1 आपसे पूछ रहा है तो ए मैं कहां रखूंगा। तो लेट सपोज अगर मैं 1 की बात करता हूं तो 1 का मतलब ये, क्योंकि ए जो मेरे पास यहां पर है वो x से पहले था, तो जब ये x इज इक्वल्स टू इधर शिफ्ट होगा ए राइट साइड पे, तो ये इनवर्स बन जाएगा, तो ये b के पहले लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 2 की बात करता हूं तो a आपके पास क्या था, x के बाद, तो जो a इनवर्स बनेगा राइट हैंड साइड पे, जो ये a है ये राइट साइड पे जाएगा तो इनवर्स बनेगा। तो इनवर्स मेरे पास कहां लिखा जाएगा, क्योंकि ये x के बाद था a, तो b के बाद ही लिखा जाएगा। तो मेरे पास ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू b और a इनवर्स, क्योंकि a x के बाद था, तो अब ये मेरे पास a इनवर्स भी b के बाद लिखा जाएगा। सही है, अब कंडीशन वो आपसे पूछ रहा है, कंडीशन नंबर 1 ax इज इक्वल्स टू b और x कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं अरेंज करूं तो क्योंकि a पहले है तो x इज इक्वल्स टू यहां भी a इनवर्स पहले लिखा जाएगा और आ जाएगा b। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां पे मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहां पे अपना मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए का जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, 1 कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स 1 2 3, देन 2 5 3 एंड 1 0 8। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो ये वही मैट्रिक्स है जो हम ऊपर जिसका इनवर्स पूरा का पूरा कैलकुलेट करके आए हैं, जिसका आंसर -40 16 9 13 -5 -3 5 -2 एंड -1। ये आपके पास रो वाइज मैंने पढ़ा है, ये पूरा का पूरा ए इनवर्स इसी मैट्रिक्स का है। तो ये मैं एज इट इज यहां पे फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करूंगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, और ए इनवर्स की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास -40 16 9 13 -5 -3 5 -2 -1। अब यहाँ पे आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ये जो इन्वर्स है ये किससे कैलकुलेट करो, ये आपके ऊपर है कि आप जो है जो हमने इन्वर्स वाला मेथड पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए, उससे निकालो, या फिर आप जो है इसको रॉ ऑपरेशन के जरिए निकालो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो आसान लगता है। अगर मैं कहीं आपको स्पेसिफाई कर देता हूं तो फिर आपने उसका जो है वही पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मेरे पास बी है, ये बी क्या चीज़ है, तो ये भी हमेशा एक बात याद रखना, ये जो मेरे पास नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमेशा राइट हैंड साइड पे होंगे, अगर कहीं लेफ्ट में तो आप उसे पहले राइट पे शिफ्ट करोगे, तो ये नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हमेशा राइट साइड पे रहते हैं। ये आपके पास बी का मैट्रिक्स होता है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा एज इट इज 5 3 एंड 17, ये मेरे पास आ गया। सही है, अब अगले स्टेप में बहुत आसान है। अब आपने क्या करना है, रॉ इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन जो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं, अगर किसी को उसके अंदर मसला है तो प्रीवियस लेक्चर्स गो थ्रू कर सकता है जाके। ठीक है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे बाय रॉ इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास यहां पे ए की मैट्रिक्स बनेगा
जिसकी 3 रो और 1 कॉलम होगा, और उसका आंसर हमारे पास है 1 -1 एंड 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज है, ए इनवर्स, और ये हमारे पास क्या है, बी। जब इसको रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन की हमने, तो हमारे पास ये एक फाइनल आंसर आया एक्स का, दिस वन। तो इसे मैं आसानी के साथ दूसरे अल्फाज में ऐसे भी लिख सकता हूं कि x1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, x2 की वैल्यू है -1 एंड x3 की जो वैल्यू हमारे पास है वो 2 है। क्लियर? अब ये वेरीफाई करते हैं ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है क्या हमारे पास, जो आंसर में आया। ये हमारे पास मैट्रिक्स है 3 रो और 1 कॉलम का, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो 1 2 और 3 ये हो गई R1 R2 और ये हो गई R3, और एक ही हमारे पास कॉलम है C1। ठीक है, तो 3:1 का हमारे पास ऑर्डर है। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास किसकी हो रही है, ए इनवर्स, जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या था 3:3, और बी का हमारे पास ऑर्डर यहाँ पे क्या है, ये अगर हम ले लेते हैं, और बी का ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे क्या है 3:1। अब हमें ये पता होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, ये वाले दोनों हमारे पास इक्वल होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो ये बराबर होंगे तो दिस शोज के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये 3 और ये 1 जो है 3:1, ये शो करता है कि जो आंसर निकलेगा मैट्रिक्स का उसका जो ऑर्डर है वो ये होगा 3:1। तो अगर हम देखते हैं तो ये 3:1 सेम ऑर्डर आपके पास निकल के आया है जो हमारे पास क्या है, आंसर के मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर सही है तो हमारे पास कैलकुलेशन भी सही होगी। ठीक है, खैर ये जो मैंने आपके आंसर्स दिखे 1 -1 2 ये प्रूवन आंसर्स हैं। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है प्रॉपर रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन के जरिए और अपने इन आंसर्स को प्रूव करना है। ठीक है, कि ये आंसर्स मेरे पास सही हैं। समझ आई मेरी पास बात क्लियर हुई बेटा? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने जो है लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा वो हमारे पास क्या था, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम, जिसके अंदर हमने यानी अननोन फाइंडिंग्स थी हमारे पास, जिसके अंदर हमने दोनों केस देखे कि अगर लेट सपोज मेरे पास ax = b है तो क्या होगा, और अगर xa = b है तो हमारे पास क्या कंडीशन लगेंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर की, जो हमारे पास है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो हमारे पास सबसे पहली जो डिस्कशन हमारे पास है वो क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स जिनकी डायगोनल की वैल्यूज मेरे पास मौजूद हों। लेट सपोज अगर एक मैट्रिक्स है 3:3 और उसकी वैल्यू है 1 0 0 0 2 0 0 0 4। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेरे पास जो मैट्रिक्स की वैल्यूज हैं वो डायगोनल वैल्यूज गिवन है, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज सारी की सारी जीरोज है। ये मैट्रिक्स जो कहलाता है ये कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। सही है। इसी तरीके से लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 0 0 3।
अब अगर आप देखें तो ये मेरे पास 2:2 का मैट्रिक्स और इसकी भी डायगोनल वैल्यूज़ मेरे पास मौजूद हैं और बाकी सारी मेरे पास 0 हैं, तो ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लेट सपोज अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 मौजूद है, तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं? ये बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स है, बट इट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, जिसे यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि इसे क्या कहते हैं? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे 1 1 और 1 नहीं है, उसकी जगह अगर मेरे पास कोई और नंबर्स हैं लेकिन सेम नंबर्स हैं, लाइक 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो क्या ये मेरे पास जो है डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये जो है स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसे कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है जिनकी डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये प्योर डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है क्योंकि इसकी डायगोनल की वैल्यूज सिर्फ 1 1 है। और ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल है जिसे स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेरे पास क्या होता है कि लेट सपोज, अच्छा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को पहले एक चीज़ डिफाइन करते हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को 2 हिस्सों में ब्रेक किया गया है। एक कहलाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसे कहते हैं UTM, और एक कहलाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसे कहते हैं LTM, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है जिसकी वैल्यूज है 1 2 -1, देन 0 4 3, देन 0 0 2। ठीक है, अब अगर आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पे ये डायगनल्स वैल्यूज से लेके ऊपर की वैल्यूज़ ये सारी की सारी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जब ये नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होंगी तो ये कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और सिमिलरली अगर मेरे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगनल की वैल्यूज़ से लेकर नीचे वाली वैल्यूज़ भी नॉन ज़ीरो हों और ये ऊपर ऊपर आपके पास ज़ीरो है, तो ये मेरे पास कहलाता है डायगोनल वैल्यूज प्लस लोअर तो पोर्शन, तो ये कहलाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसकी ऊपर की वैल्यूज मेरी तमाम की तमाम क्या हैं? डायगोनल समेत नॉन ज़ीरो हैं, और इसकी तमाम की तमाम वैल्यूज डायगोनल समेत लोअर वैल्यूज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम सिंपल आइडेंटिटी यूज़ करें कि हमारे पास ए मैट्रिक्स का आंसर अगर ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाए तो वो सिंपल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है।
लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू है 2, -14, -14 एंड 10। अब जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर्स, रो को आपने कॉलम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज का मतलब ये कि फर्स्ट रो 2 इंटू 2 -14 बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम 2 -14। सेकेंड रो हमारे पास क्या है, -14 10, ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम -14 10। तो अगर आप देखो कि हमारे पास यहाँ पे जो ये 2 -14 और -14 10 ये एग्जैक्ट ऐसे ही है जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पास ए बराबर है ए ट्रांसपोज के, विच मीन्स दैट इट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो जब मेरे पास क्वेश्चन एज इट इज आता है, जब मैं उसका ट्रांसपोज ले लेता हूं, सेम क्वेश्चन आ जाए, तो वो मैट्रिक्स जो होता है क्वेश्चन का, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम जो है अटेम्प्ट करते हैं। लेट सपोज हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन मौजूद है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1, 3, -2, 0, 4 एंड -5। और आपसे ये कहा गया है पार्ट ए के अंदर, प्रूव दैट ए टी ए, यानी जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका एक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। इट शुड बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है। इसी तरह पार्ट बी हमारे पास है, जब मैं ए डॉट ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी एक मैट्रिक्स बनेगा, और जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। यू हैव टू प्रूव दैट। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ए ट्रांसपोज की भी रिक्वायरमेंट है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट करूंगा। ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, 1 -2 4 हो जाएगा, 3 0 -5 हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ए आपने क्या करना है, ए ट्रांसपोज डॉट ए करना है, यानी सबसे पहले ए ट्रांसपोज आप लिखोगे 1 3 -2 0 4 एंड -5, ये हो गया। और इसको आप किससे कर रहे हो, मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स के साथ, तो 1 -2 4 3 0 -5। जब आप इसके ऊपर अपनी रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करोगे लाइक दिस, तो आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगा, और वो मैट्रिक्स जो है वो 3:3 का होगा, तो आंसर आएगा 10 -2 -11 -2 4 -8 देन -11 -8 एंड +41। दिस इज द आंसर ऑफ ए ट्रांसपोज डॉट ए। इसका ये कंप्लीट एक मैट्रिक्स बन गया मेरे पास, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, ए ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज लूंगा। जो आंसर आया उसका मैं जब ट्रांसपोज लूंगा तो रो बन जाएगी कॉलम, ये मेरे पास रो है, इसको मैं कॉलम में लिखूंगा, तो ये मेरे पास बनेगा 10 -2 एंड -11। सिमिलरली सेकंड जो मेरे पास ये वाली रो है, -2 4 एंड -8, इसको सेकंड कॉलम, -2 4 एंड -8, और ये जो मेरे पास थर्ड रो है ये तो थर्ड कॉलम बन जाएगा, तो -11 -8 एंड 41। अगर आप नोटिस करो तो ये कंप्लीट मैट्रिक्स एज इट इज है, जो ऊपर वाला मैट्रिक्स मेरे पास मौजूद था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए ऑफ ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज बराबर है किसके, ए ऑफ ट्रांसपोज डॉट ए के। तो इसका मतलब है जब ये मेरे पास कंप्लीट इक्वल हो गए तो मैं ये कहूँगा कि दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब पार्ट बी जो आपके पास है, जो आपने प्रूव करना है ए डॉट ए ट्रांसपोज, ये जो है आपका टास्क है, यू हैव टू अटेम्प्ट इट बाय योरसेल्फ, और इसे प्रूव करना है कि ये मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? ओके, मूविंग ऑन
टू द नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है विच इज नोन एज द कोफैक्टर एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहां पे जो कोफैक्टर एक्सपेंशन है, कोफैक्टर एक्सपेंशन जो है हमारे पास दो चीज़ों पे अप्लाई किया जाता है। लेट सपोज अगर मैं आपसे बात करता हूं कि एक मैट्रिक्स मेरे पास मौजूद है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 3 1 2 अकॉर्डिंग टू द कॉलम 2 6 -4 -1 3 एंड 0। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स ए है इसके अंदर मैंने इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए। ये वो मेथड है जो आप पहले पढ़ के आ चुके हो। दिस मेथड इज नोन एज द कोफैक्टर एक्सपेंशन। यानी मैं इसके अंदर जो एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं हम इसका, ये भी कोफैक्टर एक्सपेंशन के थ्रू होता है, और जो मॉड्यूलस की कैलकुलेशन होती है ये भी आपके पास कोफैक्टर एक्सपेंशन होता है। कोफैक्टर एक्सपेंशन को दूसरे अल्फाज में क्या कहा जाता है कि मैं किसी भी रो या कॉलम से उसको एक्सपेंड कर दूं। लेट सपोज अगर मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना है मॉड्यूलस ऑफ ए, तो मॉड्यूलस ऑफ ए मैं क्या कह सकता हूं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर दूं। तो मैं इसे लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंड बाय थर्ड रो। जब थर्ड रो से इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि इनके साइंस क्या हैं। तो साइन आपके पास होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देन पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये साइन है। अगर मैं बात करता हूं थर्ड रॉ से एक्सपेंड करता हूं तो थर्ड रॉ के मेरे पास क्या है, ये साइन है पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो मेरे पास आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल्स टू पहला 2। अब लेट सपोज अगर मैं फर्स्ट 2 ले रहा हूं तो इसका जो मेरे पास कंप्लीट रो और कंप्लीट कॉलम एलिमिनेट होगा। जो रिमेनिंग आया वो है 2 -1 6 एंड 3। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या काम है यहाँ पर, अब जो है वो सेकंड नंबर है। सेकंड हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन है। तो ये वाला नेगेटिव और -4 का नेगेटिव, तो नेगेटिव ये और ये नेगेटिव मिलके बनेगा +4। और अब अगर लेट सपोज मैं आपसे बात करता हूं इस 4 की, तो 4 की पूरी रो और 4 का पूरा कॉलम ये हट जाएगा। तो 3 -1 1 एंड 3 ये हमारे पास नोट डाउन होगा। तो 3 -1 1 एंड 3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास टोटल सॉल्विंग के बाद जो निकल के आएगा वो मॉड्यूलस का आंसर आएगा। और मॉड्यूलस का जो आंसर हमारे पास आएगा तो 2 6 + 6 + 4 देन 9 + 1। अब जब आप इसे अटेम्प्ट करोगे फर्दर तो मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 6 + 6 is 12 + 4 9 + 1 is 10, so 24 + 40 which is equals to 4 and 64। तो मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 64। ये जो हमारे पास मॉड्यूलस कैलकुलेट हुआ ये किससे हुआ, बाय यूजिंग द कोफैक्टर एक्सपेंशन। क्लियर, ये मॉड्यूलस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एडजॉइंट का मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। सही है, वो फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। मैं आपके पास कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा, रिमेनिंग वैल्यूज आप कैलकुलेट करके मुझे इसके आंसर्स बताओगे कि हमने किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन फर्दर ऑन करनी है। सही है, ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पर वो हमारे पास क्या है, एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एडजॉइंट के लिए हमारे पास सबसे पहले तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पोजीशंस पता होनी चाहिए फॉर एडजॉइंट। ठीक है, पोजीशंस हमारे पास क्या हैं, लेट सपोज कि अगर एक मैट्रिक्स ए है तो उसकी पोजीशन होती है फर्स्ट वन इज A11। A11 का मतलब ये पहली, ये जो 1 है फर्स्ट वन ये बताता है रो को और सेकंड वन बताता है कॉलम। तो पहली रो पहला कॉलम, दिस इज योर A11। सेकंड इज A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एंड A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
second row second column, second row third column, third row first column, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये इनकी प्लेसेस हैं। अब आपने जो काम करना होता है वो क्या करना होता है, और इसका फिर आप ट्रांसपोज लेते हो। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके सारी की सारी प्लेसेस कैलकुलेट करनी होती हैं। ठीक है, तो लेट सपोज मैं आपको 2-3 निकाल के बता देता हूँ। अगर A11 कैलकुलेट करना है तो -1 ये फॉर्मूला है, -1 और जो भी ये पोजीशन है जैसे 1-1, तो इन दोनों पोजीशन को आपस में ऐड अप कर देंगे तो 1 + 1। ठीक है, अब ये जो मेरे पास 1 + 1 है, तो इसका अगर मैं मैट्रिक्स सबसे पहले देखता हूँ तो मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है, पोजीशन 3 पे, तो 3 का रो और 3 का कॉलम अब जब आप छोड़ोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 6, 3, -4 एंड 0। तो आप यहाँ पे अपने पास क्या नोट डाउन कर लोगे, 6, 3, -4 एंड 0। यहाँ पे आपने इसकी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे कैलकुलेट करनी है 1, 2 की पोजीशन तो -1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि 1, 2 है तो 1 + 2 लिख देंगे। और 1, 2 पे अब आप देखो कि इसकी वैल्यू क्या है। 1, 2 पे मेरे पास है 2, तो 2 का रो और 2 का कॉलम जब आप छोड़ोगे तो 1, 3, 2, 0 ये आपके पास यहाँ पे लिख दिया जाएगा। सही है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1, 3, 2, 0। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो -1 पावर हमारे पास 1 + 1 2, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, +12। तो क्योंकि -1 का स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, तो आंसर आ गया पहला 12 आ गया। सिमिलरली जब आप नेक्स्ट कैलकुलेट करोगे तो -1 की पावर 3, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -6। -1 की पावर ऑड है तो -1 एज इट इज़ आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय -6 तो आंसर आएगा +6। ठीक है, इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी है। वैल्यूज़ मेरे पास कैलकुलेटेड है, मैं नोट डाउन करके आपके पास डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो हमारे पास A13 जो बराबर है वो हमारे पास है -16 के। देन हमारे पास A21 जो बराबर है वो 4 के है। देन A22 जो बराबर है वो 2 है हमारे पास। A23 जो हमारे पास बराबर है 16 है। देन A31 जो बराबर है हमारे पास 112 के है। A32 जो हमारे पास बराबर है वो हमारे पास क्या है, -10 के। और A33 जो बराबर हमारे पास है वो क्या है, 16 के। अब जब मैं इस फॉर्मूले में उठा के वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ ये वाले फॉर्मूले में, तो हमारे पास हो जाएगा A ऑफ, यानी एडजॉइंट हमारे पास हो जाएगा इज़ इक्वल्स टू वैल्यूज़ A11 की, तो 12, देन 6, देन -16। ठीक है, देन 4, 2, 16, 12, -10 एंड 16। अब क्या करेंगे, आप इसका ट्रांसपोज लेंगे। जब आप इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करोगे तो यानी जो रोज थी वो इसकी कॉलम बन जाएगी। तो फाइनली जो एडजॉइंट का आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 12, 6, -16, 4, 2, 16, 12, -10 और 16, यानी थर्ड रो को भी थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द आंसर ऑफ द एडजॉइंट। एट द एंड जो हमने कैलकुलेट करना है वो क्या है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए, यानी हमारे पास जो पूरा का पूरा एडजॉइंट निकल के आया 12, 4, 12, 6, 2, -10, -16, 16 एंड 16। इसको पूरे को डिवाइड करना है हमारे मॉड्यूलस से। मॉड्यूलस का आंसर ऊपर हमने ही कैलकुलेट किया, दैट इज़ 64। तो अगर मैं इसको टोटल डिवाइड करता हूँ 64 से, तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेपरेट वैल्यूज़ डिवाइड कर देनी है। 16, 12 डिवाइड बाई 64, 4 डिवाइडेड बाई 64, 12 डिवाइड बाई 64, देन 6 डिवाइडेड बाई 64, देन 2 डिवाइडेड बाई 64, -10 डिवाइडेड बाई 64, -16 डिवाइडेड बाई 64, 16 डिवाइडेड बाई 64 एंड देन 16 डिवाइड बाई 64। आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर, फाइनल आंसर ऑफ द ए इनवर्स। ठीक है, ये मेथड जो कहलाता है, दिस मेथड, होल मेथड इज नोन एज कोफैक्टर, यानी इसे आप लिख सकते हो इनवर्स बाय
कोफैक्टर एक्सपेंशन। आपने इन्वर्स कैलकुलेट किया किससे? अपने फैक्टर्स को, यानी कोफैक्टर एक्सपेंशन का मतलब अपनी जो वैल्यूज़ थी उनको, यानी जो मैट्रिक्स था उसको एक्सपेंड करने के बाद कैलकुलेट किया। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो बिल्कुल है क्रैमर्स रूल। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि क्रैमर्स रूल लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि 2:2 या 3:3 में हम किस तरीके से क्रैमर्स रूल अप्लाई करते हैं। सही है। ओके स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज़ द क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल आप सब जो है बहुत डिटेल के अंदर पढ़ के आ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। से एक जस्ट गो थ्रू देंगे ताकि वो रिकॉल हो जाए और उसके बाद अपनी क्लास को यहाँ पे एंड अप करते हैं। ठीक है, द टॉपिक इज क्रैमर्स रूल। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर ऑफ इक्वेशंस गिवन है जिसे हम लीनियर सिस्टम कहते हैं। x1 + 2x2 - x3 = 4, 2x1 + x3 या +3x3 = 6 and x1 - x2 + 4x3 = 5। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने ये देखना है कि क्या आपके सारे के सारे कांस्टेंट्स राइट साइड पे हैं या नहीं। मेरे सारे कांस्टेंट्स राइट साइड पे हैं, दैट्स ओके। ठीक है, अब आपने मूव ऑन करना है आगे की तरफ, अपनी मैट्रिक्स फॉर्मेशन की तरफ। तो मैट्रिक्स जब आप फॉर्मेट करते हो, लेट सपोज मैं उसे ए का नाम दे देता हूँ, तो मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? 1, कोफिशिएंट्स ऑफ x1 x2 एंड x3 1 2 -1, देन 2 0 3, देन 1 -1 एंड 4। ये मैट्रिक्स ए आ गया। ठीक है, जब भी x1 x2 x3 की वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी होती हैं तो इसका फॉर्मूला होता है, और वो फार्मूला आपके पास है x1 = मॉड्यूलस ऑफ d1, सॉरी a1 क्योंकि a मैट्रिक्स है, डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ a। x2 का जो फार्मूला आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा? a2 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ a, एंड x3 = मॉड्यूलस ऑफ a3 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ a। अब मॉड्यूलस निकालना आपको सिखा दिया है। ठीक है, किसी भी रो से एक्सपेंड कर दो या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो इसका आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये कि इसका मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है। लेट सपोज मैं करता हूँ सेकेंड रो से अटेम्प्ट इसको। तो आपको सबसे पहले मैंने ये कहा था आपको साइंस पता होने चाहिए। तो साइन क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो आपके पास सेकंड जो रो के साइन है वो नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव है। पहला आपने नेगेटिव सब्सटीट्यूट किया, वैल्यू आपने 2 यहाँ पे लिख दी। देन अब आप जब इसकी रो और ये कॉलम आप हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 -1 -1 एंड 4। नेक्स्ट आपके पास पॉजिटिव है लेकिन 0 है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, देन -3 आएगा। उसके बाद हमारे पास 3 के कॉलम और इसकी रो अगर आप हटाएंगे तो ये आएगा 1 2 1 -1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे -2 तो ये हो जाएगा 8 माइनस प्लस एंड देन फार्मूले का माइनस, तो -1 -3 -1 एंड -2 1 ज़ा 2। सॉल्व करोगे तो -2 × 7 -3 एंड दिस इज़ -3, तो -14 + 9 which is equals to -5। दिस इज़ द आंसर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए। ठीक है, एक्सपेंशन आपको अब अगेन रिपीट करवा दिया। ठीक है, अब आपने लेट सपोज a1 कैलकुलेट करना है उसका मॉड्यूलस। तो आपने सबसे पहले तो अपनी पोजीशंस देख लेनी है। पोजीशन अगर मैं जज करता हूँ तो ये हमारे पास हमेशा है x1, ये है x2 और ये है x3। यानी मेरे पास यहाँ पे जो आपने काम करना है, अगर a1 की कैलकुलेशन करोगे तो a1 के लिए आपने x1 को रिमूव करना है, x2 एज इट इज़ आएगा 2 0 -1 -1, x3 भी एज इट इज़ आ गया, और ये जो x1 है ये रिमूव होगा और रिमूव होके इसकी जगह क्या आ जाएंगे? ये जो मेरे पास कॉन्स्टेंट्स हैं ये कॉन्स्टेंट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट्स हैं? 4 6 एंड 5। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ इसकी जगह पे आ जाएगा 4 6 एंड 5।
क्लियर? तो जब आप इसे किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करोगे यू विल गेट द आंसर ऑफ A1। देन आपके पास अब A2 की बात करते हैं। तो A2 आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि A2 आपके पास सेकंड है तो X2 आपने कैलकुलेट करना है, यानी X2 को आप जो है क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। X2 का जो कॉलम है उसे एलिमिनेट करके उसी का कॉन्स्टेंट्स लिखोगे। तो कॉलम 2 में आपके पास 4, 6 और 5 आ जाएगा फॉर द प्लेसिंग ऑफ X2, और बाकी कॉलम 3 और कॉलम 1 एज इट इज़ रहेगा 1 to 1। X2 का पूरा कॉलम रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब जब इसको आप अटेम्प्ट करोगे, इसके ऊपर किसी भी रो या कॉलम से आप इसको एक्सपेंड करोगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ A2। द थर्ड वन इज A3। A3 का मतलब है X3 का जो कॉलम है उसकी जगह हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आएंगे और X1 X2 एज इट इज़। X1 है 1 2, X1 का कॉलम 1 to 1, X2 का कॉलम 2 0 -1 और X3 का कॉलम की जगह आ जाएगा कॉन्स्टेंट्स, तो 4, 6 एंड 5। जब आप इसे एक्सपेंड करोगे किसी भी रो या कॉलम से यू विल गेट द आंसर ऑफ A3। जब ये सारे आंसर्स निकल के आ जाएंगे तो फाइनली आपने क्या करना है, अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है फॉर X1 विच इज़ इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ A1 डिवाइडेड बाई A मॉड्यूलस ऑफ A। Similarly for X2 modulus of A2 upon modulus of A, and for X3 modulus of A3 जो आपका आंसर है इसे डिवाइड करवा दो जो आंसर modulus of A का आया है। जब करोगे you will get the answer 1 by 1 of X1, then X2 and then X3। ये आपके आंसर्स कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम अपने अननोन वेरिएबल्स के आंसर कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल सिंपल ये होता है कि वो आपको ये बताता है कि आपने जो है मैट्रिक्स किस तरीके से अपना फॉर्म करना है जब भी मेरे पास कांस्टेंट रिमूव होगा, यानी जो कॉलम रिमूव करोगे उसकी जगह आपने वो कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करना है और अपने फार्मूले में आंसर्स प्लेस करके अपने आंसर्स की कैलकुलेशन यानी अननोन वेरिएबल की कैलकुलेशंस आपने अटैम्प्ट करनी है, ठीक है। सो गाइस ये आपका लास्ट टॉपिक था आज के लेक्चर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर जो है डिटर्मिनेंट जो हमारा चैप्टर 2 है उसके फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये सारे आज के टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।